नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पाकिस्तान सदमे में क्यों है? क्या भारत का चीन से बेहतर रिश्ता पाकिस्तान की बड़ी हार है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से भारत चीन में दोस्ती बढ़ेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। आज शी जिनपिंग ने साबरमती आश्रम जाकर दी बापू को श्रद्धांजलि। रिवर फ्रंट पर विशेष भोज का इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन का बर्थडे गिफ्ट। गुजरात के लिए 3 समझौते पर दस्तखत। वडोदरा के पास चीन की मदद से बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के आशीर्वाद से की अपने जीवन के 65वें साल की शुरुआत। मां से मिले 5,000 रुपए, बाढ़ पीड़ितों को किया दान। सीट बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना में बड़ी खटास। मुंबई पहुंचे अमित शाह, नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात। रात 9 बजे बुलाई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। 14 पन्नों की बुकलेटें गिनाई। 100 दिन की वादा खिलाफी, कहा सिर्फ प्रचार पर चल रही है सरकार। और यूपी के 11 ट्रेनी जजों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का हंटर। महिला से बदसलूकी के मामले में किए गए बर्खास्त। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो अपने गृह राज्य गुजरात जाने का कार्यक्रम पहले ही बना चुके थे। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी भारत यात्रा अहमदाबाद से शुरू की। उन्होंने मोदी को बर्थडे गिफ्ट में गुजरात के लिए 3 समझौते पर करार भी करे। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति की जमकर खातिरदारी भी की, उनसे चरखा भी चलवाया, अपने जैसी जैकेट भी पहनाई, साबरमती पार्क में झूला भी झुलवाया। चीनी राष्ट्रपति का भारत के प्रति बदला मिजाज देखकर पाकिस्तान का माथा ठनक रहा है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या भारत का चीन से बेहतर रिश्ता पाकिस्तान की बड़ी हार है? क्या चीन के राष्ट्रपति बिजनेस के साथ साथ भारत से भरोसा भी बढ़ाएंगे? और क्या मोदी जिनपिंग की मुलाकात से दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ जाएगी? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा अहमदाबाद से शुरू हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 64वां जन्मदिन मनाने पहले से मौजूद थे। मोदी के जन्मदिन पर चीन के राष्ट्रपति ने उनके गृह राज्य गुजरात को जबरदस्त 3 तोहफे दिए। उन्होंने अहमदाबाद का चीन के शहर ग्वांगझाऊ के साथ समझौता कराया। गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क और रेलवे पार्क में निवेश के करार पर दस्तखत भी हुए। चीन के राष्ट्रपति ने भारत में कदम रखते ही अपना इरादा जता दिया कि अब वो चीन को भारत का चीन के राष्ट्रपति ने भारत में कदम रखते ही अपना इरादा जता दिया कि अब वो चीन को भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। शी जिनपिंग का मोदी सरकार पर ये भरोसा पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। 64वीं सालगिरह मनाने के लिए मोदी साहब जाएंगे गुजरात, और गुजरात में उनके साथ होगा गालिबन चीन के सदर। अब तक चीन के साथ अपनी दोस्ती पर पाकिस्तान इतराया करता था, लेकिन चीन का भारत की तरफ बढ़ता झुकाव देखकर पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में अब ये सवाल गूंज रहा है कि क्या भारत का चीन से बेहतर रिश्ता पाकिस्तान की बड़ी हार है? गुजरात में उनके साथ होगा गालिबन चीन के सदर, जो आपके मुल्क आते आते रुक गए, शी जिनपिंग, और वो वहां पे उनके साथ गुजरात में चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो वहां पे उनके साथ केक काटेंगे। शी जिनपिंग की 3 दिन की भारत यात्रा एशिया और पूरी दुनिया के लिए बेहद खास मानी जा रही है। भारत का एजेंडा बहुत साफ है, वो चीन से सीमा विवाद सुलझाने और बराबरी का कारोबारी रिश्ता कायम करना चाहता है। मोदी के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर बीजिंग जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल
ये बात चीन को पहले ही बता आए हैं। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ बिजनेस करना मोदी के लिए आसान है, लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस बढ़ने से दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई भी पट जाएगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि शी जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले लद्दाख के डेमचोक में भारत और चीन आमने सामने हैं। चीन की सेना ने आम लोगों को इस तरफ बढ़ा दिया है ताकि हम अपना नहर का काम पूरा न कर सकें, जो हमारी सरहद में चल रहा है। इस बार चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी सामने से हमला नहीं कर रही, बल्कि उसने चीनी नागरिकों को आगे कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने शिखर वार्ता के लिए बैठेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आए दिन होने वाली तनातनी का मुद्दा भी उठेगा। अब देखना यह है कि जिनपिंग और मोदी की मुलाकात में दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए कौन कितने कदम आगे बढ़ता है। अहमदाबाद से राजेश कुमार और अरविंद शर्मा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो बड़ी बहस हमारी इस विषय पर हो रही है कि चीन के राष्ट्रपति की इस यात्रा का क्या महत्व है और क्या पाकिस्तान इस यात्रा के बाद डरा हुआ है। जिस तरह के एक्सपर्ट कमेंट पाकिस्तान की तरफ से सुनाई पड़ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति के इस दौरे के बाद, इस पर होगी हमारी बड़ी बहस। और साथ ही साथ अगर चीनी राष्ट्रपति आए हैं तो भारत से क्या लेकर जाएंगे और भारत को क्या देकर जाएंगे, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जुड़े हुए हैं, मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी भी जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर BR दीपक साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं JNU के, चाइना एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ SD मुनी साहब हैं जो कि फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं साबरमती रिवर फ्रंट से। राजेश, आपने बड़े सुंदर और मनोहरी दृश्य देखे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या देखा आपने साबरमती रिवर फ्रंट पर और क्या चीनी राष्ट्रपति वहां से निकल चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि आधे घंटे की ये मुलाकात होनी थी, जो गुजरात सरकार ने हम लोगों को बताया था, मीडिया को बताया था कि 20 से 25 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात होगी। लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति दोनों जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे ही हैं। बातचीत का दौर चला है और उसके बाद जो रात्रि भोज का आयोजन था उसका दौर चल रहा है। अभी किसी भी क्षण वो निकलेंगे यहां से, लेकिन फिलहाल अभी अंदर है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 6 बजे वो यहां पहुंचे थे और 8 से ज्यादा का वक्त हो रहा है दीपक जी, और यहीं पे वो अंदर है। 2 घंटे में गरबा हुआ वहां पर, उसके मजे लिए अब उसकी चीनी राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात की संस्कृति को समझाया। साथ ही साबरमती की जो महत्वता है गुजरात राज्य के बारे में, उसके बारे में उन्हें जानकारी दी। रिवर फ्रंट को किस तरीके से डेवलप किया गया है उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही गुजरात जो वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, उसके बारे में भी उन्हें बताया गया है। और उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन हुआ जिसमें गुजराती व्यंजन परोसे गए हैं। उम्मीद यही की जा रही है दीपक जी की जो गुजराती डिशेज होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो मीठे होते हैं, तो रिश्तों में जो कड़वाहट है दोनों देशों की, उसमें भी ये मिठास घुलेगी। जी बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम उनके डिपार्चर की तस्वीर जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा SD मुनी साहब से। मुनी साहब, बहुत कम होता है डिप्लोमेसी के अंदर कि मीटिंग्स बड़ी लंबी खिंच जाएं, और जब लंबी खिंचती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकलेगा। आपको ऐसी उम्मीद है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकलेगा? आउट ऑफ द बॉक्स इकोनॉमिक मामले में तो निकलेगा, उसमें तो बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग होने की उम्मीद है। लेकिन जो सामरिक मुद्दे हैं या सीमा का मुद्दा है या पाकिस्तान को लेकर चीन का जो सहयोग है, इन सब में कोई बड़ी बात निकल पाएगी कह नहीं सकता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण से जो चीन का प्रस्ताव है मैरीटाइम सिल्क रोड का, जिसमें वो भारत को लाना चाहते हैं, उसमें अगर भारत हामी भरेगा, उसमें सहयोगी बनने के लिए राजी हो जाएगा, तो मैं समझता हूं उसके भी लंबे समय तक सामरिक परिणाम हो सकते हैं। वो एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर चीन ये मान ले कि वो सीमा विवाद पर अब जल्दी से आगे बढ़ेगा, हमारे नक्शे उनके पास पड़े हैं, उन्होंने तस्दीक उस पर नहीं किया है, अगर उसको वो मान लेगा तो मैं समझता हूं वो भी एक तरह से बड़ा फैसला होगा। बड़ा फैसला होगा। दीपक साहब, आपको लगता है कि
चीन सीमा विवाद पर 1 इंच भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक उसकी पॉलिसी ऐसी नहीं रही। 18 साल से हम लगातार बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उस पे कुछ ज्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि जो परिस्थितियां अभी है तो हम जो कमजोर देश के होने के नाते उससे बातचीत कर रहे हैं, और चीन अभी समझता है कि वो थोड़ा मजबूत हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। और ऐसा भी सुनने को आता है कि चीन कुछ और डिमांड कर रहा है, जहां तक कि जो टेरिटरी की बात है, खासकर के अरुणाचल के क्षेत्र में। इनफैक्ट 2006 में जब हो चिनताओ यहाँ आने वाले थे, तभी एक इंडोर पेचिंग में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो वो काफी सारे जो सीमा विवाद से इश्यू थे, मुद्दे थे, और खास करके जो विशेषज्ञ वहां पर बैठे हुए थे, चीनी विशेषज्ञ, तो वो तो जो सीमा विवाद है शुरू से लेकर के 50 के दशक से 60 के जो दशक में, खास करके 1960 के बाद 1961-62 तक जो चर्चा हुई, उसमें वो हिस्सा लिए हुए थे। उनका कहना यही था कि अगर अरुणाचल में हमें आप तावांग दे देते हैं तो ये मामला बिल्कुल अगले दिन सुलझाया जा सकता है। लेकिन भारत ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमारा जो रवैया है वो जो 1960 में चीन का रवैया था कि जो उत्तरी जो हिस्सा है सीमा का, वो भारत रख लें जैसे वो यथास्थिति है, और जो पश्चिम का क्षेत्र है वो चीन रख लें। तो इस स्थिति पे अगर बातचीत आगे बढ़ती है तब कुछ परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन चीन अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रोफेसर दीपक साहब, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति का काफिला निकल रहा है। राजेश, क्या चीनी राष्ट्रपति निकल चुके हैं? जी, काफिला अभी निकल चुका है दीपक जी। पहली जो गाड़ी गई है, ब्लैक मर्सिडीज गई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और दूसरी जो गाड़ी अभी एक्सपेक्टेड है उसमें चीनी राष्ट्रपति भी आएंगे। और ये जो बसेस आप देख रहे हैं, इसमें चीन का जो प्रतिनिधि मंडल है वो इन बसों में है, और ये सीधे एयरपोर्ट की तरफ ये बसेस जो है वो रवाना हो रही है। तो तकरीबन 2.25 घंटे की जो ये बातचीत हुई है, मेल मिलाप का दौर चला है, उसके बाद काफिला जो है वो निकला है और एयरपोर्ट की तरफ फिलहाल रवाना हुआ है। एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ है, तो कितना आउट ऑफ द शेड्यूल जाकर इन्होंने बातचीत की है? कितने घंटे राजेश? तकरीबन 2 से 2.25 घंटे बातचीत जो है दोनों नेताओं के बीच में हुई है। 6 बजे के करीब में यहाँ पे पहुंचे थे चीनी राष्ट्रपति और उनके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ठीक अभी निकले हैं, यानी कि 2.25 घंटे हुए हैं दीपक जी यहाँ से उनका बातचीत का जो दौर खत्म हुआ। सबसे पहले आनंदीबेन पटेल निकली थी यहाँ से 15 से 20 मिनट पहले, और 15 मिनट बाद दोनों जो नेता हैं, दोनों जो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो राष्ट्रपति, उनका काफिला निकला है। जब यहाँ पे पहुंचे, जो काफिला अगर पहुंचने की बात करें दीपक जी, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे चीनी राष्ट्रपति की पत्नी जो है वो पहुंची थी यहाँ पर। उसके बाद आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी एक ही कार में पहुंचे थे, और बाद में चीनी राष्ट्रपति जो थे वो यहाँ से निकले थे। अभी एक काफिला निकला है और बताया ही जा रहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति का काफिला था, और चीनी डेलीगेट्स भी थे वो यहां से निकले। तो तकरीबन 2.25 घंटे तक ये बातचीत चली। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने गुजरात के गौरव के बारे में उन्हें बताया, इतिहास के बारे में बताया, संस्कृति के बारे में बताया, साथ ही दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से और मजबूत हो, इस बारे में भी चर्चा हुई है। जी, किन 3 समझौतों पर आज हस्ताक्षर हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप सुबह से लगातार इस इवेंट को कवर कर रहे थे। जी देखिए, अहमदाबाद के विकास को लेके, अहमदाबाद को एक मॉडल शहर को बनाने को लेके ये समझौते हुए हैं दीपक जी। इसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो अहमदाबाद को चीन के शहरों के जैसा बनाया जाएगा, इसको लेके MOU साइन हुआ है। जी, चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो निकल चुके हैं चीनी राष्ट्रपति, और चीनी राष्ट्रपति इसके बाद सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, और दिल्ली में कल एक व्यस्ततम दिन होगा उनके लिए। साथ ही उनकी पत्नी टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर बच्चों को संबोधित करेंगी, बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। प्रोफेसर दीपक, आप अपनी बात कह रहे थे। हाँ,
मैं चीन की जो शक्ति की बात कर रहा था, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ हम जिसको कहते हैं, वो काफी बढ़ गई है। जैसे उसकी जो आर्थिक स्थिति अभी हमारे देश से कम 4.5 गुना बढ़ी है। तो अगर हमारा देश भी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करता है, अपनी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत करता है, तब हो सकता है कि चीन जो 60 में उन्होंने पेशकश की थी सीमा विवाद को सुलझाने की, वो मान जाए। तो मुझे लगता है इस दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए और अपने को सामरिक दृष्टि से मजबूत करके, हाँ, उसमें दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जैसे चीन अभी काफी सारे मसलों में उलझा हुआ है, खास करके जो ईस्ट चाइना सी है, जापान का मसला है, सेंकाकू के जो द्वीप है उन पर, या फिर उनका जो साउथ चाइना सी में वियतनाम हो या फिर फिलीपीन हो या फिर और जो तमाम सारे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के साउथ चाइना सी में जो उनका विवाद है, अगर इसमें वो काफी उलझ जाता है तो हो सकता है कि सीमा पर वो कुछ नरमी हमारे साथ दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात होगी कि भारत अपना जो घर है वो मजबूत करे, अपना सामरिक दृष्टि से सब लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए और साथ साथ में चीन को भी एंगेज करके उसके साथ जो आर्थिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, और सुदृढ़ करके अपनी पूरे देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ है उसको एक ऐसी स्थिति में लाए जहां से हम चीन को बता सके कि भाई हमको ये चाहिए अभी, ये चाहिए अभी। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा और मीम अफजल साहब दोनों से मेरा सवाल है। पहले डॉक्टर संबित पात्रा आपसे, चीनी राष्ट्रपति से हम बात कर रहे हैं लेकिन डैम चौक में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, एग्रेशन चल रहा है चीन की तरफ से। ऐसे में क्या बातचीत, क्या भारत ये मुद्दे को उठाएगा? देखिए दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले कि मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जाऊं, इंडिया और चाइना को आप देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो लगभग पूरे विश्व का 35% जनसंख्या इन दो देशों में बसती है, 1/3 जनसंख्या इन देशों में रहती है। स्वाभाविक रूप से कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत पते की बात कही कि अगर इन दोनों देशों के बीच में रिश्ता सुधरेगा, फ्रेंडशिप होगी और आगे हम अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, तो ये केवल दोनों देशों के हित में नहीं है, ये मानवीयता के हित में है, ये मनुष्यता के हित में है, क्योंकि 1/3 जनता पूरे विश्व की इन दोनों देशों में बसती है। और जहां तक आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा बॉर्डर का लेके, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भी देश का जितना भी जमीन है, एक एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस विषय में पैरेलल डायलॉग्स चल रहे हैं और कल खुद जब ये प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास के साथ इन सेंसिटिव विषयों को हम जरूर निपटाएंगे और इस विषय पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और डिप्लोमेसी में बहुत पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, अर्थनीति, इकोनॉमी और ट्रेड एक ट्रैक होता है, सामरिक विषय, सीमा, ये अलग ट्रैक होता है। दोनों साथ बा साथ चलते हैं और दोनों का अलग अलग ट्रैक होता है, दोनों ही ट्रैक इस परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय दीपक जी, आपने बार बार अपने रिपोर्टर से पूछा कि 2 घंटे से अधिक समय आउट ऑफ शेड्यूल दोनों प्रधानों ने स्पेंड किया वहां साबरमती के किनारे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप देखिए डिप्लोमेसी में टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ टाइम जाके, स्केड्यूल से बाहर जाके, आउट ऑफ शेड्यूल दोनों प्रधानों ने स्पेंड किया वहां साबरमती के किनारे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप देखिए डिप्लोमेसी में टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ टाइम जाके, स्केड्यूल से बाहर जाके एक दूसरे के लिए टाइम अफोर्ड करने का मतलब है द केमिस्ट्री इज वर्किंग। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दोनों के बीच में डेवलप हुआ है और उस केमिस्ट्री में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों देश बढ़ रहे हैं। ये पहले ही क्षण में आज ये स्थापित होता है, वरना किसी भी डिप्लोमेसी में इतने बड़े 2-2, 3-3 घंटे का फासला होना बहुत कम देखा गया है। चौथा और अंतिम विषय मैं यही कहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो बीज उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में बोया था वो फसल आज काट रहे हैं, चाहे वो जापान हो और चाहे वो चाइना हो। पहले से ही ये रिश्ते उनके बहुत प्रगाढ़ हो चुके थे, जापान के भी मुखिया के साथ और चाइना के भी मुखिया के साथ। और कल एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है, पूरे इस चाइना के साथ जो डायलॉग हो रहा है उसको उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दिया है, इंच टूवर्ड्स माइल्स। इंच अर्थात इंडिया IN,
CH चाइना, इंच अर्थात इंडिया चाइना, टुवर्ड्स माइल्स अर्थात मिलीनियंस ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी। दोनों देशों के बीच में एक प्रगाढ़ रिलेशन, दोनों देशों के बीच में एक बहुत गर्मजोशी के साथ सदियों तक आगे बढ़ने की कोशिश हो, इस नीति के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। ये बहुत स्वागत योग्य विषय है। स्वागत योग्य विषय है। मीम अफजल साहब, आपको लगता है कि एग्रेशन पर बातचीत कर पाएंगे मोदी साहब और भारत सरकार? दीपक जी, अभी आपने कहा कि टाइम लिमिट जब क्रॉस करते हैं दो हेड ऑफ द स्टेट्स या दो कहना चाहिए डेलीगेशंस होते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती कि वो कहीं बहुत ही किसी अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी उलझावा भी होता है उसमें कि कभी किसी मामले में दोनों की राय एक नहीं होती और दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बातचीत काफी पहले से कर ली जाती है, किन किन विषयों पर बात होगी, किस किस तरह से होगी, हम कहां तक जाएंगे, आप कहां तक जाएंगे। लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं तो कभी कभी मामलात एकदम बिल्कुल बदल जाते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ जनरल मुशर्रफ की भी एक जो विजिट हुआ था वाजपेयी जी के जमाने में, उस वक्त क्या हुआ था, उसमें भी काफी देर लगी थी। आप सब लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे और उसका नतीजा काफी खराब निकला था। मैं कोई हौसला अफजाई करने की बजाय कोई हौसला शिकनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है। दूसरी बात, जो 4 बातें समित पात्रा जी ने की, अगर ऐसा हो जाता है तो ये यकीनन वेलकम किया जाना चाहिए और अगर ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बार 2 बातें आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीन के साथ हमारे जो मरासिम रहे हैं उसके अंदर हमें ट्रस्ट बहुत कम रहा है। ये बात सही है कि चीन का आज बहुत बड़ा कारोबार हमारी वजह से चलता है। हमारी मार्केटें चीनी माल से भरी पड़ी हैं और अब वो निवेश जो है जापान से भी ज्यादा करने के लिए बज़ाहिर जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तैयार है। वह 100 बिलियन भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है या कुछ कम हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। तो चीन के काम करने का तरीका मैंने कम से कम 2 मुल्कों के अंदर खुद देखा है। अफ्रीका के जितने कोस्टल एरियाज हैं उसमें चीन और भारत का थोड़ा बहुत कंपटीशन हुआ करता था। वो लोग आते थे और 2, 3, 4, 5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइंस के साथ वो बांटते हुए चले जाते थे, अपना माल बेचते थे और वहां के ऑयल पर उनकी नजर थी और उन्होंने बड़ी हद तक वहां के ऑयल पर बड़ी हद तक कब्जा किया और वहां अपने यानी उन्होंने उसके ग्राहक बन गए ताकि उनको ऑयल ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान जहां मैं रहा हूं एम्बेसडर, वहां पर एक चीन ने पाइपलाइन डाली है जो 7000 किलोमीटर लंबी है। वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड कायम किया है। चीन बड़े बड़े ठेके लेने में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने में और उन्हें जल्दी करने में महारत रखता है। हमारा भी एक पाइपलाइन का समझौता है टैपी, जिसको तुर्कमेनिस्तान के साथ हमने किया है, लेकिन हमारा वो प्रोजेक्ट 16 साल से चल रहा था। अब मेरा ख्याल ये है कि वो 20वें 21वें साल में दाखिल हो गया है और मेरे ही जमाने में वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है उस पर सिग्नेचर हुए थे, उसकी तैयारी की गई थी। लेकिन चाइना ने पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट किया और 3 साल के अंदर न सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट जो है वो साइन भी कर लिया, बातचीत भी कर ली, बल्कि 3 साल के बाद गैस का फ्लो चाइना तक 7000 किलोमीटर शुरू भी हो गया। ये एक हिस्टोरिकल काम किया जो चीन ने किया। चीन असल में अपने इकोनॉमिक रीजंस, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपने देश के जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए जब काम करता है तो ना उसको पैसे की परवाह होती है, ना किसी कानून की परवाह होती है, ना किसी दूसरी चीज की। भारत के साथ जो रिश्ता जोड़ रहा है, हमारे समित जी बहुत खुश हो रहे हैं। मैं अभी ये देखना चाहता हूं, मेरा कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर, इसलिए कि मैं आज अपोजिशन की तरह बात नहीं करना चाहता हूं। अगर देश को कुछ मिलेगा तो समित जी को भी मिलेगा, मीम अफजल को भी मिलेगा और दीपक जी को भी मिलेगा और मुनि जी को भी मिलेगा। ये हमारे देश का सवाल है, इसलिए मैं उस तरह बात नहीं करूंगा। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आपने अभी शुरू में ये मसला उठाया, मैं अभी एक और चैनल पर था, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात उठाई। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक बात कही और ये कहा कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मालूम किया है, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि इस तरह की कोई मदाखलत जो है वो हुई है या चीन के लोग हमारे लद्दाख के अंदर
डैम के बारे में, जो अभी आपने डैम का तस्करा किया, वहां पर आ गए हैं, जबकि रिपोर्ट्स 3 दिन से आ रही हैं। तो मैंने सुब्रमण्यम स्वामी साहब से सवाल पूछा था कि आप इसका डिनायल कर रहे हैं, जबकि आपकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। ये तो काम एमईए का है कि वो इसको डिनाई करती। एमईए ने तो कोई डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। गोया अभी हमारी एमईए सवाल पूछने का अखबार वालों से इंतजार करेगी और उसके बाद उसका जवाब देगी। मैं अपनी एमईए को ना तो इतना कमजोर समझता हूं और ना ही ला खबर समझता हूं कि उन्होंने इसका नोटिस है, जबकि प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं 2 रोज के बाद चीन के प्रेसिडेंट से, और इस किस्म की खबरें आ रही हैं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि ये बात सच मालूम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको डिनाई नहीं किया है, मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई नहीं किया है। लेकिन एक तरफ वो हमारे एरिया में घुस रहे हैं, हमारे 100 लोगों को बंदी बना करके उन्होंने हिलने से भी इनकार कर दिया। उसके अलावा हमारे 2 जो नहर वहां बन रही थी उसके ऊपर वहां के सिविलियंस भी आ गए और वहां के फौजी भी आ गए, उन्होंने काम भी रुकवा दिया। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और पिछले जनवरी से लेकर के अब तक, इसमें हमारा पीरियड भी शामिल है 4 महीने का, उस दौरान से लेकर अब तक गोया पिछले 8 महीने के अंदर चीन ने 337 बार भारत के जो सीमाएं हैं उन पर मदाखलत की है। तो बात यह है कि ये मदाखलत करने की आदत है। दीपक जी, मैं एक मिनट आपका और लूंगा। मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। सर, बड़ा लंबा हो गया है। 14 अक्टूबर 1962 को सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक क्राइसिस हुआ था, क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस को लेकर के। और उस वक्त ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि जंग का खतरा हो गया था कि एटमी जंग हो जाएगी। लेकिन दोनों मुल्कों के हामी भी जो थे वो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। लेकिन आप देखिए कि ये 14 अक्टूबर को ये हुआ और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत के ऊपर हमला कर दिया, जबकि उससे पहले हम चीनी हिंदी भाई भाई की बात कर रहे थे और नारे लग रहे थे दोनों मुल्कों में कि हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है और इसके रिश्ते अपने पड़ोसियों से काफी क्वेश्चन मार्क वाले रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खराब रहे हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चंस उनके ऊपर लगते रहे हैं। और पाकिस्तान को लेकर के चीन के मामले में आपने पाकिस्तान का सवाल उठाया था दीपक जी। मीम अफजल साहब, आता हूं दूसरे सवाल पे, आता हूं दूसरे सवाल पे आपके पास हैं। उसके अंदर चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, हमेशा चीन। मैं आता हूं दूसरे सवाल पे, और पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। मैं थोड़ा दूसरों को भी मौका दे दूं। निवेश की बात करके, कारोबार की बात करके अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम कोई बड़ा काम कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में हमको इस गलतफहमी से बचना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, चीन के राष्ट्रपति भी नहीं बोलेंगे शायद कल। सिर्फ कारोबार मत देखिए, मुल्क की सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से और मोदी जी से कि वो इस पहलू को कमजोर नहीं छोड़ेंगे। चलो, कमजोर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन संबित पात्रा, जो मीम अफजल साहब का कहने का मतलब था, वो ये कहने का मतलब था, मोदी जी जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो धोखे हैं कि नहीं धोखे हैं इस राह में? देखिए, मीम अफजल साहब का मैं बड़ा आदर करता हूं, वो एक एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो बहुत नपीतुली बातें करते हैं ऐसी परिस्थिति में। मगर एक मजेदार बात हुई है अभी। मजेदार बात यूं हुई है कि मुझे वो कहानी याद आती है कि लड़का फोन करता है अपने पिताजी को, तो पिताजी पूछते हैं कि कैसे हो, तो बोलता है बहुत बढ़िया हूं, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस पैर टूट गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया हूं, वह खाने को नहीं मिल रहा है, पैसे खत्म हो गए हैं। तो इसी प्रकार का तबसरा कर रहे हैं आज मीम अफजल साहब। बोल रहे हैं मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं कहना चाहता हूं, मगर देखिए ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं कहना चाहता हूं, मगर वो भी ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, ये पूरा विषय ऐसा है कि इस पे ना मीम अफजल साहब, ना संबित पात्रा, ना एसडी मुनी साहब, हम कोई पृथक पृथक या अलग अलग नहीं है। आज हम हिंदुस्तानी के नाते बैठे हैं
और आशावादी होना खास करके कूटनीति में और डिप्लोमेसी में बहुत अनिवार्य है। पहली बार हमारे चीन के प्रीमियर यहां आए हैं, पहली बार 100 दिनों के अंदर हमारे देश के नए प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं, एक आशावादी माहौल बन रहा है। उसमें हम निराशावाद तब तक कम से कम नहीं लाए जब तक उनके प्रीमियर हमारे देश की धरती पर मौजूद हैं। अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सेंसिटिव इश्यूज है उनको छोड़ दिया जाए, उन पे एक पॉजिटिवली डिस्कस हो, वो तो हम भी मान रहे हैं कि बॉर्डर इश्यूज हो, चाहे जो भी महत्वपूर्ण विषय हो। मोदी जी ने कल कहा है इन सेंसिटिव इश्यूज को आपसी विश्वास से हम जरूर उठा रहे हैं। पैरेलल डायलॉग्स चल रही है, 17 बार इस पे मीटिंग हो चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं कह रहा है कि आप हमारे देश में घुसाओ और जो भी करो, हमें केवल ट्रेड चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों में बैलेंस लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर मनमोहन सिंह जी बार बार कहते थे, मैं याद दिलाऊं मीम साहब को, कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो प्रत्येक वर्ष $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान को चाहिए। अगर इस प्रकार से मोदी जी काम नहीं करें तो आप बताइए ये $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष हिंदुस्तान को निवेश कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा निवेश? लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि सब कॉन्टिनेंट पर इसका क्या असर पड़ रहा है अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं। माना चीन एक अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जी, मेरा सीधा सवाल है, अगर चीन से भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होते हैं, ट्रेड में प्रगाढ़ होते हैं, दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट कम होता है, तो क्या पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है? क्योंकि पाकिस्तान के जो तमाम स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो घबराए हुए हैं इस वक्त कि चीन के राष्ट्रपति जाकर इतना फ्रेंडली हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए, जो हमको अभी रास्ता तय करना है चीन के साथ में, बहुत लंबा रास्ता है। पाकिस्तान के और चीन के बहुत ही नजदीकी संबंध हैं और चीन भारत के पड़ोस में और भी देशों के साथ में बहुत नजदीकी संबंध बना रहा है, हमारे साथ भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ जिस तरह की घटनाएं बॉर्डर के ऊपर हुई हैं वो भी चल रही हैं, तो इसलिए भारत को बड़े नपे तुले तौर से उनके साथ में कदम आगे बढ़ाने हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपने भविष्य को और एशिया के भविष्य को बिल्कुल इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं कि हमारे बॉर्डर के मसले पूरे तरीके से हमारे सेटिस्फैक्शन पे नहीं सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो इसलिए हमको ये कार्रवाई करते रहनी है। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी है कि अगर जो इतना जापान से हमको कोऑपरेशन मिल रहा है उससे अगर 5 गुना 10 गुना चीन से मिलता है तो कोई बात नहीं, उससे भी 10 गुना अगर अमेरिका से मिलता है तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि भारत को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चीन जहां पहुंच चुका है उसमें सब देशों की मदद मिली है चीन को, अमेरिका से भी, जापान से भी, ताइवान से भी, सब देशों से मदद मिली है। अब जो है भारत का समय आया है जब भारत को ये मदद सब देशों से लेनी है और इसमें हमको ये सोचना कि हमारी वजह से पाकिस्तान बहुत घबरा गया है, तो हमारे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो पहले चाइना कार्ड प्ले करता रहता था शायद अब इतनी आसानी से नहीं प्ले कर पाएगा। पाकिस्तान का चाइना कार्ड, क्या पाकिस्तान का चाइना कार्ड वैसा ही प्ले होता रहेगा या जो शशांक जी कह रहे हैं उसमें आपको कुछ दम दिखाई देता है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। अगर चीन की प्रेजेंस और प्रभाव दक्षिण एशिया में बढ़ता है, जिसकी चीन पूरी कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तानी नहीं दूसरे मुल्क भी चाइना कार्ड खेलते रहेंगे। उसमें मालदीव को भी शामिल कर लीजिए, श्रीलंका को भी शामिल कर लीजिए, नेपाल को भी शामिल कर लीजिए और अगर हो सके तो बांग्लादेश को भी शामिल कर लीजिए। तो सबसे बड़ी एक चुनौती हमारे सामने चीन से संबंध बढ़ाए रखने की ये है कि चीन जो हमारा संवेदनशील क्षेत्र है उसमें नोकझोंक ज्यादा नहीं करे और ये मुद्दा कहां तक उठ पाएगा उसको मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी जो पहले प्रश्न उठा था, प्रोफेसर साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान अभी बहुत कमजोर है इसलिए कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्यों? जो वही बता रहा हूं आपको कि चीन जो अभी इतना बड़ा एड पैकेज लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट का पैकेज लेके आए हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्यों? जो वही बता रहा हूं आपको कि चीन जो अभी इतना बड़ा एड पैकेज लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट का पैकेज लेके आए हैं, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जापान के साथ। वो ये देखना चाहते हैं कि भारत और जापान आपस में नहीं मिले। वो ये भी चाहते हैं कि भारत अमेरिका से थोड़ा दूर रहे। चीन की एक सबसे बड़ी चिंता है मलाका स्ट्रेट की भी,
जिसमें उनका 85% से भी ज्यादा एनर्जी का ट्रेड और दूसरे गुड्स का ट्रेड उधर से निकलता है, जहां भारत बैठा हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। और सारी बे ऑफ बंगाल में जो नेवी है, अभी तक भी चीन ने बहुत मॉडर्नाइजेशन किया है और चीन बहुत तेजी से अपनी नेवी को बढ़ा रहा है, लेकिन आज के दिन तक भारत की नेवी सक्षम है कि वो अपना दावा उस क्षेत्र में रख सकती है। तो चीन को ये परेशानियां हैं। तिब्बत की बात मैं करूंगा नहीं अभी, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, लेकिन चीन को ये भी चिंता है कि अगर तिब्बत में हलचल होती है और अमेरिका जैसे देश उसमें कुछ फिश इन दी ट्रबल वाटर करना चाहते हैं और भारत जैसे लोगों को साथ ले ले, तो चीन के लिए बहुत भारी गुजरेगा। तो अभी मैं समझता हूं कि जो प्रेसिडेंट शी आए हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत को लुभाओ, और भारत को इस तरह से लुभाओ कि भारत जो उनके एडवर्सरीज हैं, उनके प्रतिस्पर्धी लोग हैं, अमेरिका है, जापान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, उनसे नजदीक नहीं जाए और भारत उनसे अलग रहे, ताकि चीन को अलग थलग नहीं पड़ना पड़े। तो ये बात सही है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत बहुत सक्षम नहीं है, चीन के बराबर बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना कि कूटनीति में हमारे पास कोई कार्ड्स नहीं है, मुझे जरा मुश्किल लगता है। इसीलिए मोदी जी इस स्थिति में हैं कि वो जहां आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दें, वहां साथ ही साथ जो सामरिक महत्व है उसके पास भी दबंग होकर अपना मुद्दा रखें। बिल्कुल दबंग होकर, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, शी के पास मैंडेट है, दोनों खुलकर बात कर सकते हैं, दोनों दबंगई के साथ बात कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज पूरे दिन में दिखी, वो दबंगई वाली दिखी, वो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखी। उसमें शिष्टाचार था, उसमें एक प्राइड था, उसमें एक गर्व था और उसमें एक स्टेट्समैनशिप थी। ये चारों क्वालिटीज उसमें देखने को मिली। लेकिन प्रोफेसर दीपक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, आखिर दोनों के बीच ट्रस्ट कैसे दूर हो पाएगा? क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा और उसके बाद चाइना का अटैक आज भी हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को याद है, कई पीढ़ियां गुजर गई। जो जहां तक ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, वो कई चीजों से, भरोसे की कमी, मैं उसको हिंदी में बोल दूं अपने दर्शकों के लिए, भरोसे की जो कमी है वो कई कारण उसके पीछे हैं। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक तो जो सीमा विवाद है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अभी तक वो मसला सुलझा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जैसे हमने बताया भी अभी की जो पाकिस्तान के जो उसके रिश्ते हैं, उसको परमाणु हथियार तक उन्होंने दे दिए हैं, तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और खास करके इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा मुद्दा है, वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, क्योंकि जो आतंकवाद का मुद्दा है, उसमें भी वो पाकिस्तान के प्रिज्म से उसको देखते हैं। और हालांकि उनके जो अपने प्रांत है, खास करके शिनजियांग है, उसमें भी काफी आतंकवाद ने हलचल मचा के रखी और चीन के नाक में दम करके रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आतंकवाद के मुद्दे को हमेशा पाकिस्तान के जो नजरिए से देखता आ रहा है। और तीसरी जो बात ये हो सकती है कि जो दूसरे जो खास करके जो मल्टीलैटरल जो फोरम है, और यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा भी है, उसमें भी वो भारत को कहीं ना कहीं दरवाजे से बाहर करते हैं। हालांकि भारत ने चीन को बहुत सपोर्ट किया है इस मुद्दे पर। हालांकि लड़ाई के बाद भी, 62 की लड़ाई के बाद भी हमने बार बार उनको सपोर्ट किया है। और 1972 में जब उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी सीट जो वापिस चीन को दिलाई है, उसमें भारत का काफी योगदान रहा। लेकिन इसके बावजूद भी चीन हमें सिक्योरिटी काउंसिल में कभी भी सपोर्ट नहीं करता। और खास करके आर्थिक जो व्यापार, आर्थिक जो मामले हैं और व्यापार के जो मामले हैं, इसमें भी जो दोनों देशों के बीच में जो घाटा है, वो भी हमारे फेवर में नहीं है। खास करके आज के समय वो 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। चीन जो मार्केट एक्सेस है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां हैं
उनको अपने देश में आने से रोकता है। खास करके जो कैंसर रिलेटेड जो ड्रग्स है, हालांकि रैनबैक्सी और जो दूसरे रेडिस लैब तमाम जो दूसरे दवा बनाने वाले जो एंटरप्राइजेज हैं वो चीन में व्यापार करते हैं और अच्छा व्यापार कर रहे हैं, खास करके रैनबैक्सी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां चीन हमको घुसने नहीं देता। उसमें कुछ आईटी कंपनीज भी हैं, हालांकि तमाम सारी जो दूसरी हमारी कंपनीज हैं, खास करके जो टीसीएस वगैरह हैं वो चीन में निवेश कर चुके हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं और खासकर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी चीन भारत से आयात कम करता है और हम चाहते हैं कि हम एक कृषि प्रधान देश होने के नाते चीन को बहुत सारे कृषि पदार्थ और जो बाई प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं, लेकिन चीन उसमें भी हमारे साथ नहीं है। जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसे हम कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं और ये जब तक सुलझेंगे नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, तब तक जो जैसे हम बोलते हैं कि हिमालय के ऊपर जो अच्छी तरह से हाथ नहीं मिला पाएंगे दोनों देश। तो लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शक्ति संतुलन है पूरे विश्व भर का, वो जो अटलांटिक महासागर है उससे धीरे धीरे वो हमारे एशिया प्रशांत की ओर, प्रशांत सागर की ओर बढ़ रहा है और यूएस अमेरिका भी ये समझता है। तो इसीलिए जो उसका जो पिवोट है एशिया में, वो चीन, जो हालांकि चीन मानता है कि ये उसके खिलाफ है, इसीलिए चीन ने अपना जो एक मैरीटाइम सिल्क रूट है उसका एक नारा दिया है और भारत को भी उसने इसमें शामिल होने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी चीन चाहता है कि भारत को थोड़ा भरोसा दिलाया जाए और जो ट्रस्ट डेफिसिट है थोड़ा कम किया जाए। लेकिन इसको खत्म करने के जो उपाय हैं मुझे लगता है दोनों देशों को ढूंढने चाहिए। खास करके जो बॉर्डर का जो मामला है उसको खत्म कर लेना चाहिए और अगर चीन भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करता है कि ठीक है, अब जैसे अमेरिका खुलेआम बोलता है कि हम भारत का समर्थन करते हैं, एनएसजी में भारत का समर्थन करते हैं, तो ये सब कुछ मुद्दे हो सकते हैं जो बहाली में थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जैसे शुजाक जी बोल रहे थे कि हमको बहुत लंबा सफर तय करना है, ये थोड़े थोड़े समय में खत्म होने वाले मुद्दे नहीं हैं। थोड़े थोड़े समय में खत्म होने वाले मुद्दे नहीं हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कितनी कठिन है इस डगर की राह और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैलाश मानसरोवर का जो रूट बदलने पर चर्चा हो रही है उस पर दोनों सरकारों का क्या स्टैंड है, क्योंकि लाखों लोग कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जाते हैं और उनको चीन से होकर गुजरना पड़ता है। यात्रा तो शुरू हो चुकी है, यात्रा चल रही है, लेकिन उसके रूट बदलने पर क्या बातचीत चल रही है उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और चीन के बीच भरोसे की कमी है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, भारत और चीन के बीच ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके चलते ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन के रिश्ते उतने प्रगाढ़ नहीं है जितने दो पड़ोसी देशों के बीच होने चाहिए। लेकिन फिर भी एक कोशिश हो रही है, सार्थक कोशिश हो रही है, दोनों को नजदीक लाके, दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नई पहल की जब चीनी राष्ट्रपति की यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से हुई। लेकिन ऐसे में कैलाश मानसरोवर यात्रा के वैकल्पिक रूट का क्या होगा? मुनि साहब, क्या वैकल्पिक रूट जिसकी भारत बात कर रहा था, चाइना उस पर कोई नया ऑफर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र हो और ये हो कि चीन कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीय यात्रियों को दूसरी तरफ से जाने की इजाजत दे, वो चाहे सिक्किम की तरफ से हो चाहे लद्दाख की तरफ से हो, क्योंकि जो नेपाल के साथ होकर जाता है वो बहुत बीहड़ रास्ता है और उससे यात्रियों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है।
तो चीन के अखबारों में भी, और शायद उसका से हो चाहे लद्दाख की तरफ से हो, क्योंकि जो नेपाल के साथ होकर जाता है वो बहुत बीहड़ रास्ता है और उससे यात्रियों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो चीन के अखबारों में भी, और शायद उसका जिक्र किसी भारतीय पत्रों में भी हुआ कि चीन इस पे बहुत गंभीरता से कोशिश कर रहा है और ये भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी मोदी जी को प्रेसिडेंट शी की तरफ से, क्योंकि याद रखिए ये हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत प्लीज करेगा और उससे बीजेपी की राजनीतिक साख भी बढ़ेगी कि हमने ये एक और कंसेशन चीन से ले लिया। शशांक जी, जब नवंबर 2011 में नरेंद्र मोदी एज ए चीफ मिनिस्टर चाइना गए थे, तब वो 22 भारतीय मूल के लोगों को रिहा करवा के ले आए थे और उनकी पोजीशन मात्र एक चीफ मिनिस्टर की थी, यानी उनका कन्विंसिंग पावर चाइना के लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त था। इस बार आपको लगता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आएगा इन टॉक्स के जरिए, चाहे वो कैलाश मानसरोवर का वैकल्पिक रूट हो या फिर ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो? देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर से जब चीन के गए या जापान गए, उन्होंने उन देशों के कंपनीज को अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए गुजरात के अंदर, और उसमें वो तरह की रुकावटें नहीं आई जो कई और राज्यों के अंदर जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगी बाहर की, वो नहीं लग पाई। तो एक तरीके से जो ट्रस्ट है मोदी साहब के कहने पे वो कहीं ज्यादा है। हालांकि अभी भी तकलीफें हैं, क्योंकि जैसे आज मुझे मालूम चला कि कुछ कंपनी ने, चीनी कंपनियों ने कुछ शिकायतें भी करी कि किस तरीके से उनके इन्वेस्टमेंट रुके पड़े हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब बातें जो है, जो पहले बार ऐसा देखा गया है कि एक बहुत ही डिसाइसिव सरकार भारत में आई है, तो चीन को उम्मीद है कि जो भी कमिटमेंट्स किए जाएंगे भारत या चीन की तरफ से, उनको आगे जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है, प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। सर, इस दौरे के पहले अजीत डोभाल साहब गए, वहां पर अजीत डोभाल साहब का जाना, लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी पहले जाते हैं, एक बेस तैयार करते हैं। क्या आप इसको अनप्रेसिडेंटेड मानते हैं? नहीं, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अक्सर जाके भूमिका तैयार करता है। देखिए, ये भी हमको समझना चाहिए कि जो क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं वो पीएमओ से लिए जाते हैं। अगर हम इस मुगालते में हैं कि सारा काम एमईए करता है, तो एमईए उसकी पृष्ठभूमि बनाता है, लेकिन जो अंतिम फैसला, जो बिंदी लगानी होती है, वो पीएमओ के बिना नहीं होती। इसलिए डोभाल साहब जब गए होंगे तो मेरा अंदाज ये है कि सामरिक मामलों पर डिस्कशन हुआ होगा कि जो बॉर्डर के ऊपर बातचीत एक तरह से थमी पड़ी है। मैंने कहा था आपको कि भारत ने मैप दिए हैं, चाहे चीन ने उस पर नहीं किया है। आगे बढ़ाने की जो मैं बात कर रहा था, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा था, कि सिलसिला आगे बढ़े, एक सीरियस मीनिंगफुल बातचीत दोनों में आगे बढ़े बॉर्डर के मुद्दे को लेकर। संभव है डोभाल साहब ने उसके ऊपर बातचीत की हो बॉर्डर को लेकर। शशांक जी, आपको लगता है कि कल की जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों देशों के बीच में अरुणाचल का स्टेपल वीजा, बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट्स, वो वाले मुद्दे भी प्रमुखता से उठेंगे, ट्रेड के अलावा, ट्रेड डेफिसिट के अलावा, या फिर वो बैक बर्नर पर रह जाएंगे? मुद्दे उठेंगे जरूर। नहीं, मुद्दे उठेंगे जरूर। अब ये है कि उनपे कितना हल निकल पाएगा इमीडिएटली, वो हमको थोड़ा सा सोच के देखना होगा, क्योंकि वो 3-4 मसले ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस वायलेशंस हो रहे हैं हमारे मुताबिक चीन की तरफ से, और 300-350 से ऊपर हो चुके हैं इस साल के शुरू में। तो ये सब बातें सोच के हमको लगता ये है कि चीन अभी चाहता है कि भारत के साथ में जो मैकेनिज्म्स बने हुए हैं उसमें थोड़ी प्रोग्रेस हो। अगर वो गति बढ़ती है तब मेरे ख्याल से सब मसले हल होते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो उस मसले पे जो अभी तक हम लोगों के जो डिस्कशंस हुए हैं, और उसमें जो ये हमारे सुरक्षा सलाहकार भी गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जमाने में सुरक्षा सलाहकार ही पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते थे प्रधानमंत्री के, जो सारे मसलों पर बात करते थे भारत और चीन के एट द हाईएस्ट लेवल, और वो सब सीधे रिपोर्ट करते थे प्रधानमंत्री को। तो ऐसे में आवश्यक ये है कि जो कुछ भी मसले अभी तक पिछली मीटिंग्स में हुए हैं उनको ऊपर बढ़ के आगे चला जाए, जबकि हमारे पास एक ऐसी सरकार आ चुकी है जिसमें मोदी साहब का पर्सनल भी ट्रस्ट है वहां पे चीन के अंदर, और दूसरी बात ये भी है कि भारत में भी
वो अपने पूरे तरीके से संसद को और संसद के बाहर भी एक तरीके से कंसेंसस बना सकते हैं। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बड़ी बहस में वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते हम इतना जरूर कहेंगे कि चीन के साथ दोस्ती करना भारत के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है, लेकिन ये भी है कि बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।